हेलो स्टूडेंट्स, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने के बाद अभी इंडियन गवर्नमेंट ने एक और बड़ा स्टेप लिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान बॉर्डर के पास में यहां पे जो अपने जैमर्स हैं, इंडिया के जैमर्स हैं, उनको लगा दिया है, जिससे कि पाकिस्तान में होने वाली एक्टिविटीज, स्पेशली जो एयरक्राफ्ट की एक्टिविटीज होंगी, उसको खत्म किया जा सकता है। वहां पे कोई भी एयरक्राफ्ट इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं कर सकता। अगर इंफॉर्मेशन ही रिसीव नहीं कर पाएगा तो एक्टिव नहीं रह पाएगा। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है हमने, जैमर लगा के, इंडिया ने जैमर लगा के वहां के वेस्ट कोस्ट के और स्पेशली पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे मिलिट्री के सारे एयरक्राफ्ट को जैम करवा दिया है। प्लस में वहां से आने वाली जो पैसेंजर फ्लाइट्स हुआ करती थी, यानी जो इंडिया के ऊपर से होके जाती थी, उन्होंने उसको बाईपास करवा दिया है। कुआलालंपुर से अगर हम पाकिस्तान की फ्लाइट देखें तो वो जो अंदर से होके आती थी वो अब ऊपर की साइड से होकर आती है। आइए देखते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं और जैमर किस तरीके से काम करते हैं, क्या फायदा होता है जैमर लगाने का और किन किन कंट्रीज को ये नुकसान होगा और किन किन कंट्रीज को ये फायदा भी हो सकता है। आइए इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले, इंडिया डिप्लॉय जैमर टू ब्लॉक पाकिस्तान एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम। यहां पे मेन पर्पस है कि पाकिस्तान जो नेविगेशन सिस्टम यूज कर रहा है, हालांकि पाकिस्तान का खुद का नेविगेशन सिस्टम नहीं है, वो यूएस से लेता है, चाइना से लेता है, लेकिन यहां पे हमने वो जो जैमर्स लगा के वो जो रिसीव करता है सिग्नल्स, उसको ही बंद कर दिया है। स्पेशली मिलिट्री पर्पस में यूज होने वाले जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उसको वो अब यूज नहीं कर पाएंगे। यहां पे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास खुद का अपना GNSS सिस्टम, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नहीं है, इसलिए वो टोटली रिलाई करता है दूसरी कंट्रीज के ऊपर, स्पेशली चाइना का और जो यूएसए का जीपीएस है और जो बाइडू है, इन सब के ऊपर वो डिपेंडेंट है। तो अगर हम बात करें, जो इंडियन जैमिंग सिस्टम है आर कैपेबल ऑफ इंटरफेयरिंग विद मल्टीपल सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जैसे कि यूएस का जीपीएस हो गया, रशिया का ग्लोनास है और बाइडू का चाइना है। इन सभी चीजों को यूज करता था पाकिस्तान और यूज करता है पाकिस्तान, लेकिन अभी हमने इसमें जैमर लगा के, स्पेशली अभी 30 तारीख से लेकर यानी 30 अप्रैल से लेकर 23 मई तक ये पूरा जैम रहेगा और ये जैम की वजह से वो कोई भी फ्लाइट हमारे इंडिया के आसपास से वो नहीं गुजार सकते हैं। प्लस में वहां पे जो इनको एयरक्राफ्ट को इंफॉर्मेशन मिलती है जीपीएस और इन सब सिग्नल से, वो इंफॉर्मेशन अब उनको नहीं मिल पाएगी। कहने का मतलब सिंपल है कि वो अपने एयरक्राफ्ट को यूज नहीं कर पाएंगे विदाउट जीपीएस सिग्नल, और वो जीपीएस सिग्नल इंडिया ने बैन करवा दिए हैं, और या फिर बोल सकते हैं आप जैम करवा दिए हैं, of which are not used by the पाकिस्तानी मिलिट्री क्राफ्ट, जो इसे यूज करते थे। इस तरीके से हमने जैमर सिस्टम यहां पे लगा के इसको बैन कर दिया है। अब समझते हैं कि ये जैमिंग सिस्टम काम कैसे करता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि जो पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट्स हैं वो एक सिग्नल रिसीव करते हैं किसी सैटेलाइट से, तो यहां पे जो सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव किए जाते हैं, यहां से जो सिग्नल्स रिसीव किए जाएंगे और जो अर्थ स्टेशन होंगे, अर्थ स्टेशन से जो पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट जो सिग्नल रिसीव करेंगे, यानी जो हमारे रेफरेंस अर्थ स्टेशन होते हैं जो जनरली एयरपोर्ट्स पे होते हैं, प्लस पे सैटेलाइट से मिलने वाली जो इंफॉर्मेशन है, उन जो इंफॉर्मेशन में यूज होने वाली फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए इसके अंदर में 70 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज की गई है और यहां पे अर्थ स्टेशन के अंदर में 90 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज की गई है और 80 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एंड 90 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में हम एक अपना इंस्ट्रूमेंट यहां पे डिप्लॉय कर देंगे और उस इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली जो रेडिएशंस होंगी, वो रेडिएशंस इस 90 वाली फ्रीक्वेंसी को 90 ही एग्जैक्टली यहां से एमिट करके इस पूरी रेडिएशन को कैंसिल आउट कर देगी, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट जो है वो इस सिग्नल को यूज नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमने दूसरी फ्रीक्वेंसी लाके उसको न्यूट्रल कर दिया है, और जब न्यूट्रल इसको कर देंगे तो डेफिनेटली कोई भी सिग्नल वहां तक नहीं पहुंचेगा। ऐसे ही दूसरा जैमर जो है वो 80 फ्रीक्वेंसी की एमिट करेगा वेवलेंथ, और वहां पे ये इस तरीके से इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जो इंफॉर्मेशन सैटेलाइट से एयरक्राफ्ट तक पहुंचती है, अर्थ स्टेशन से एयरक्राफ्ट तक पहुंचती है, एयरक्राफ्ट से अर्थ स्टेशन पहुंचती है,
एयरक्राफ्ट से सैटेलाइट पहुंचती है, वो सारी इंफॉर्मेशन को सेम टाइप की फ्रीक्वेंसी लॉन्च करके इंटरफेरेंस करा के उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। और अब इसके पर्टिकुलर केस में जो एयरक्राफ्ट होंगे उनको जो जीपीएस सिग्नल ग्लोनास से जो मिलता है, जो कि रशिया का है, जीपीएस से जो मिलता है, बाइडू से जो मिलता है, वो अब उसको यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ये फ्रीक्वेंसीज यूज करते हैं वही सेम फ्रीक्वेंसी हमने एयर में डाल दिया है और उन फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरफेरेंस होगा और ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे और न्यूट्रल करने के बाद आप कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम मोबाइल की हम बात करेंगे तो एक सिग्नल मान लीजिए सेंडर की साइड से ग्रीन कलर का ये आ रहा है, तो हम यहां पे जैमिंग के लिए उसी के रिवर्स में एक दूसरा सिग्नल यहां से एमिट करेंगे। बट इसमें एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो यूजर है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहा है। जनरली हमें यह पता नहीं होता कि जो पाकिस्तान है किस फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहा होगा, सो वी कीप ऑन चेंजिंग आवर ओन फ्रीक्वेंसी। हो सकता है किसी में कोई वो मैच कर जाए। मान लीजिए ये 80 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो हम यहां पे 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 80 तक अगर हम पहुंच गए और 80 ये दोनों फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को यहां पे कैंसिल आउट कर देंगी और कोई भी इंफॉर्मेशन वहां पे रिसीवर को नहीं मिलने वाली है। यानी अगर ये तीन कंट्रीज या फिर पाकिस्तान चाइना से या किसी कंट्री से हेल्प भी लेने की कोशिश करेगा तो वो अब यहां पे हेल्प नहीं ले पाएगा। यानी एक तरीके से हमने हैंडीकैप कर दिया है पाकिस्तान को, स्पेशली जब एयरक्राफ्ट की बात आएगी तो वो पूरी तरीके से उसको यूज नहीं कर पाएगा। आगे अगर हम बात करें इसमें तो मेनली जो जीएनएसएस सिस्टम है पूरी दुनिया के अंदर में कुछ ही कंट्रीज के पास में 6-7 कंट्री के पास ही जीएनएसएस सिस्टम है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इंडिया भी अपने जीएनएसएस सिस्टम को उन्होंने पहले डेवलप कर लिया है, हालांकि ये अभी पूरा ऑपरेशनल नहीं है। हम भी कुछ साल में अपना खुद का नाविक सिस्टम नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन को यूज कर रहे होंगे। यहां अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में कुछ ही के पास ये जीएनएसएस सिस्टम है। स्पेशली जो पाकिस्तान यूज करता है वो दूसरी कंट्री के जीएनएसएस सिस्टम को यूज करता है, स्पेशली मिलिट्री पर्पस के लिए जो इसको यूज किया जाता है। और यहां पे इंडिया शट इट्स एयर स्पेस टू ऑल पाकिस्तानी ऑपरेटेड फ्लाइट्स। जितनी भी पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाली फ्लाइट है उसको इंडिया ने शट डाउन करवा दिया है इनडायरेक्टली थ्रू द जैमर। और ये कर दिया गया है अप्रैल 30 से लेकर 23 मई तक ये जैम ही रहेगा। कोई भी फ्लाइट इंडिया के ऊपर से नहीं जा सकती। प्लस में ये एयरक्राफ्ट जो है इंफॉर्मेशन भी रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट अगर चलेगा तो उसको किसी ना किसी तरीके से पोजीशन नेविगेशन टाइमिंग चाहिए ही होगी, अदरवाइज वो टेक ऑफ नहीं कर सकता, लैंडिंग नहीं कर सकता। हमने उसका वो रिसीवर ही यहां पे खत्म कर दिया है। यहां अगर हम बात करें तो जो इंडिया ने एक इशू नोटम इसमें इशू कर दिया है, यानी नोटिस टू एयरमैन। एक तरह का ये नोटिस होता है कि हम आपके सिस्टम को अभी बैन कर रहे हैं, यहां पे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आप इस सिस्टम को यहां पे यूज नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपको, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। एयर स्पेस इंडिया के बिना पूछे कोई भी अब यूज नहीं कर सकता है। प्लस में यहां पे चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे वो दूसरी कंट्री का हो, लेकिन स्पेशली जो अभी फिलहाल किया गया है वो पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट के अंदर में जैमर यहां पे काम करेगा और वो उसको यूज नहीं कर पाएंगे। नोटम वाज इशूड शॉर्टली आफ्टर द पाकिस्तानी carrier had already started rerouting to avoid the Indian airspace to concern our potential। अब पाकिस्तान पहले से ही डर चुका था, पाकिस्तान को लग ही रहा था कि कुछ ऐसा हो सकता है, तो उसने पहले से ही पाथ चेंज करना स्टार्ट कर दिया था। और जब उसने ऐसा करना स्टार्ट किया तो हमने अपनी तरफ से भी एक्शन लिया और उसको बैन ही कर दिया है। अब इंडिया के ऊपर से कोई भी फ्लाइट आप नहीं ले जा सकते। आप देख ही पा रहे हैं, तो यहां पे जो फ्लाइट इस तरीके से पास में से जाती थी, वो जो इस तरीके से पास में जाती थी, वो अब जो फ्लाइट है इस तरीके से उनको जाना पड़ेगा। दूसरा अगर हम बात करें कि यूएई से जो इंडिया के अंदर में जो फ्लाइट आती थी पाकिस्तान के ओवर से, हम यहां से हमने इसको बाईपास कर दिया है। अब डायरेक्टली डेफिनेटली इसके अंदर में जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा लगेगा, 1 से 2 घंटे का टोटल फर्क पड़ने वाला है। कोस्ट में भी फ्लाइट्स के जो कोस्ट हैं वो भी जो प्राइस हैं, टिकट प्राइस हैं, वो बढ़ सकते हैं और बढ़ने भी स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि फ्लाइट्स को ज़्यादा खर्चा पड़ेगा, लॉन्ग डिस्टेंस है और फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम होगा। फ्लाइट टिकट का जो टोटल रेट है वो हमारा यहाँ पे बढ़ सकता है, स्पेशली वो वाली फ्लाइट जो इंडिया के आसपास से गुजरती हैं और इंडिया से इन पर्टिकुलर रूट्स को फॉलो करते हुए बाहर की तरफ में जाती हैं। तो यहाँ पे
इंडियन रिटेलिएशन के अंदर में इंडियन ऑफिसर्स ने भी क्लियर कर दिया है कि हमने इसको नॉट टाइम यहां पे डिक्लेयर कर दिया है, अब आप इस एयर बेसिस को और इन सबको यूज ही नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा चाइनीज और श्रीलंकन एयर स्पेस टू एक्सेस साउथ ईस्ट एशियन सच एज दी कुआलालंपुर, यानी अगर इनको चाहिए तो ये दूसरे रूट्स को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को अब ये कॉस्टली पड़ने वाला है। अब अगर हम देखते हैं कि यहां पे पूरे वर्ल्ड के अंदर में कितनी कंट्रीज के पास में जीएनएसएस सिस्टम है, पाकिस्तान क्यों दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के पास खुद का जीएनएसएस सिस्टम नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के अंदर में यूएसए के पास जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं जीपीएस सिस्टम। इस जीपीएस सिस्टम के अंदर में यहां पे दूसरा है हमारे पास ग्लोनास सिस्टम। ग्लोनास सिस्टम है यहां पे रशिया का सिस्टम, और ये रशिया ने पूरे वर्ल्ड के अंदर में ये इंटरनेट सर्विसेज और जो जीपीएस सर्विसेज है पहुंचाने के लिए कैपेबल है। दूसरी अगर हम बात करें चाइना का है बाइडू, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बाइडू जो है वो रीजनल है, यानी कैपेबल है पूरे वर्ल्ड को पहुंचाने के लिए, लेकिन वो पहुंचा नहीं रहा है। तो बाइडू की जो सर्विस है वो रीजनल सर्विस है एट प्रेजेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन द्वारा बनाया गया गैलीलियो, ये भी काफी टाइम से यूज किया जा रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें क्वासी जेनिथ, ये अगर आपको याद है तो लास्ट ईयर क्वेश्चन यूपीएससी पेपर में भी पूछा गया है, तो यहां पे लास्ट ईयर तो ये जो जेनिथ है क्वासी जेनिथ ये जापान का खुद का जीएनएसएस सिस्टम है जिसमें मल्टीपल सैटेलाइट्स को लॉन्च करना पड़ता है इस तरह की जीपीएस जैसी सर्विसेज को लेने के लिए। दरअसल इन सबको हम जीपीएस सर्विसेज नहीं बोल सकते हैं, इन सर्विसेज को जीएनएसएस सर्विस के अंदर में पीएनटी सर्विसेज बोला जाता है, पोजीशन नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज। अब इंडिया के पास खुद का भी यहां पे इस पर्टिकुलर जीएनएसएस कैटेगरी के अंदर खुद का सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, या फिर आप इसको बोल सकते हैं नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, या कुछ लोग इसको देसी जीपीएस के नाम से भी जानते हैं। यानी इंडिया ने भी इस लिस्ट में अपना नाम एनलिस्टेड करा लिया है। टोटल वर्ल्ड में जो हमारे पास 6 बड़े जीएनएसएस सिस्टम है उनके अंदर इंडिया का भी एक नाम लिस्टेड है, दैट इज IRNSS, और ये हमने 2013 से ही लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए थे। अभी इसका कॉन्स्टिलेशन यहाँ पे 9 सैटेलाइट्स है जिसमें से 7 वर्किंग स्टेज में आ चुके हैं। अभी ये ऑपरेशनल फेज में नहीं है लेकिन कमीशनिंग फेज में यानी चेकिंग फेज में अभी ये चल रहा है। अगर ये सब कुछ सही जाता है तो कुछ टाइम बाद हमारे फोन्स में भी हम इस सिस्टम को यूज कर रहे होंगे। प्लस में इसकी जो एक्यूरेसी है यूएस के जीपीएस से भी अच्छी एक्यूरेसी है। यहां पे 3 मीटर की एक्यूरेसी हमें मिल सकती है, यानी 3 से 5 मीटर की एक्यूरेसी के साथ यहां पे जो L5 बैंड है हम उसको यहां पे यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इंडिया के पास भी अपना सिस्टम है, तो हमें अगर हमारे साथ अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम अपने खुद के सैटेलाइट्स को यूज कर लेंगे, हमें किसी दूसरे की सर्विसेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ऐसा क्या हुआ जबकि इंडिया ने खुद इसको डेवलप किया, दरअसल 1999 में जब कारगिल वॉर भी हुआ था उस टाइम पे हमने यूएसए से सर्विस मांगी थी। हमने बोला था कि हमें पाकिस्तान आर्मी की जो मूवमेंट है उसका हमें कुछ लोकेशंस जो है उसका थोड़ा हमें आइडिया दे दीजिए, इंफॉर्मेशन दे दीजिए, बट यूएसए ने वो डिनाई कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। तब से इंडियन गवर्नमेंट ने उनको रियलाइज हुआ कि अपना खुद का जीएनएसएस सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इतने टाइम पीरियड के अंदर में हमने अपना खुद का जीएनएसएस सिस्टम डेवलप कर लिया है। आज पाकिस्तान को इस चीज की जरूरत है बट उसके पास खुद का जीएनएसएस सिस्टम नहीं है, और जो सिस्टम वो यूज कर रहा है उसको हमने यहां पे बैन कर दिया है, जैम कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एयरवेज को बैन करने का जो डिसीजन है इंडियन गवर्नमेंट को, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इंडियन जो एयरलाइंस है उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। जब वो पाथवे थोड़ा बड़ा लॉन्ग रूट लेके फॉलो करके जब जाएंगे तो डेफिनेटली जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, टिकट प्राइस है, वो भी बढ़ सकता है। लेकिन
आपको क्या लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी है या फिर अभी जो टिकट जो उसका जो प्राइस है वो ज्यादा जरूरी है? ऑब्वियसली नेशनल सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट, बट इसमें थोड़ा बहुत जो टिकट के ऊपर और जो फ्लाइट्स के ऊपर असर पड़ेगा, डेफिनेटली उसमें दोनों ही कंट्री को थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। स्पेशली हमें मेन जो है नेशनल सिक्योरिटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसी तरह के और भी अगर इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।